क्या टॉपिक है हमारा? सुपोषण। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। और इस यूट्रोफिकेशन से जुड़े हुए जितने भी डायमेंशन हैं, इन सारे डायमेंशंस को हम आज के इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं, आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, आप लोग आ गए और भी मजा आ गया। चले करें शुरुआत। यूट्रोफिकेशन। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा है अभी तक, हमारा ध्यान रखना। जलीय पारितंत्र का ही टॉपिक चल रहा है अभी, है ना, जल के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो एनवायरमेंट जीएस चल रहा है बच्चों हमारा, और टॉपिक है सुपोषण। तब आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप किताबी भाषा में पढ़ना चाहोगे या एक कहानी के रूप में पढ़ना चाहोगे? जल्दी से बताओ, एक किताबी भाषा के रूप में पढ़ना पसंद करोगे या एक... चलो, तो आप सभी लोगों ने झील देखी है कभी? झील देखी है? झील, लेक। लेक देखा है? लेक नहीं देखा होगा, तालाब देखा होगा। तालाब नहीं देखा होगा, जौहर देखा होगा। कुछ तो देखा ही होगा जिंदगी में। 20-21 साल के हो गए, ऐसा कुछ तो देखा होगा। हाँ, स्टोरी के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो आपने कभी ना कभी कोई एक लेक देखी होगी बच्चा। लेक है ये, आपके सामने मैंने लेक बना दी। अब कहानी के रूप में बोला है तो यार फिर कहानी के रूप में सुनाएंगे आपको। ये लो, तो ये बन गई है हमारी लेक। क्या बन गई है हमारी? एक खूबसूरत लेक है। तो कभी एक बड़ी खूबसूरत लेक थी, इस लेक का नाम क्या रखे बताओ? इस झील का नाम क्या रखे? इस झील का नाम बताओ क्या रखे, आप ही बता दो क्या रखते इस झील का नाम, है ना? इस झील का नाम रख देते सुंदरी। सुंदरी झील। कोई सुंदरी नाम की झील है। हाँ, क्या मस्त लेक है ना, सुंदरी नाम की झील है बच्चा। पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल यहाँ पे मछलियां तैरती है इसके अंदर, बिल्कुल क्लीन वाटर। मछलियां तैरती है, बत्तखें पूरे दिन यहाँ मस्ती मारती रहती है। गांव के लोग हैं जो इसके आजू बाजू में बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं। ठीक है, वो यहीं से इस झील का ही पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। और इस झील की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लोग इस झील के आसपास घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, अपना पिकनिक वाला टाइम स्पेंड करते हैं। अचानक से क्या हुआ, ये जो इसके आजू बाजू में जो विलेज था बच्चा, इसके आजू बाजू में जो विलेज था, जो लोग रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोग रह रहे थे इस झील के बाजू में। ठीक है, गांव था एक बड़ा खूबसूरत। उनके खेत थे यहाँ पे, लोगों के खेत भी थे यहाँ पे, बहुत सारे खेत थे, लोगों के घर बने हुए थे, खेत बने हुए थे, सब था यहाँ पे, है ना। खुशियां ही खुशियां थी हर तरफ, हर तरफ खुशियां ही खुशियां, इधर भी घर बने हुए हैं, है ना। पूरी दुनिया इस झील को देखने के लिए आती। क्या खूबसूरत झील है, क्या खूबसूरत गाँव है। ठीक है, चलो, तो आजू बाजू के गाँव, इसके आजू बाजू में जो पूरा गाँव था बच्चा, ये धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा, खूब खुशियां आने लगी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, गाँव की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो गाँव की जनसंख्या बढ़ने लगी तो गाँव के लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत पड़ी। ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत पड़ी, तो गांव के लोगों ने और किसानों ने क्या सोचा कि जो हमारे खेत है, ये जो हमारे खेत है झील के आजू बाजू में, हम एक काम करते हैं, इन खेतों से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जमीन तो है नहीं, इन खेतों में हम रासायनिक उर्वरकों को डालना शुरू कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक, ठीक है, ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन है और जिनके अंदर फॉस्फोरस है। तो इन उर्वरकों के द्वारा किसानों को ज्यादा उपज मिलने लगी, गांव के लोगों का पेट अच्छे से भरने लगा। लेकिन इस सुंदरी की दोस्ती थी किससे, है ना, कुछ और ऐसे धाराओं से, है ना, कुछ और ऐसे जल के स्रोतों से जो इस झील में समय समय पर जल लेके आते रहते थे। ठीक है, आजू बाजू से कभी बरसात हुई या कोई छोटी नदी की धारा है, वो इस झील में आके, सुंदरी झील में अपना पानी डालते रहते थे। तो झील की इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, किससे? नदी की धाराओं से। ओके, वाही जल के साथ, वाही जल के साथ, है ना। तो ये जो वाही जल है और ये है सुंदरी झील, तो अच्छी खासी दोस्ती थी, है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। झील को जल की सप्लाई होती रहती थी समय समय पर। लेकिन अचानक से जब किसानों ने अपने खेतों में अधिक उपज लेने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे केमिकल्स को डालना शुरू कर दिया, ओके, तो बरसात के साथ वो क्या हो गया, वो सारे केमिकल आने लगे इस झील के अंदर आके डिपॉजिट होना शुरू कर दिया। किसने? नाइट्रोजन ने और फॉस्फोरस ने। तो झील के अंदर रहने वाली कुछ काई, एल्गी वगैरह भी इसके अंदर रहती थी। अचानक से जब शुरुआत में ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से युक्त जल इस झील के अंदर आया, तो शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाला जल इस झील के अंदर पहुंचा, तो जो एल्गी थी, एल्गी, शैवाल, उनको लगा यार ये बड़ा कुछ टेस्टी टाइप का जल है, इस जल को पीने से मजा आ रहा है ना, इस जल को पीने से ताकत फील हो रही है। तो इनिशियली वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस से युक्त जल उस झील के अंदर आने लगा, और एल्गीज, काई, वो धीरे धीरे, वाह क्या मजा आया, ऐसे कर करके उन्होंने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, समय के साथ साथ उनकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई। तो उस एल्गी ने क्या करना शुरू कर दिया, उस एल्गी ने इस पूरी झील की ऊपर वाली सतह को ढकना शुरू कर दिया। काई 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 आने लगी, इस झील की ऊपर वाली सतह काई से ढकना शुरू हो गई, काई से ढकना शुरू हो गई। अब इसका असर इस झील पर यह हुआ, झील को लगा कि ये वाही जल, ये नदियां, ये तो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, और ये मुझे लाके जल देते हैं। अब झील को नहीं पता था कि उस जल के अंदर क्या आ रहा है। धीरे धीरे काई फैलने लगी, झील की ऊपर वाली लेयर को पूरा कवर कर लिया। तो जो सूरज की सनलाइट है, जो सनलाइट है, वो सनलाइट है, वो झील के अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया। जबकि झील के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते थे। झील के अंदर भी कुछ ऐसे पौधे थे जो झील को साफ रखते थे। ठीक है, झील के अंदर अब वहां तक सनलाइट पहुंचना बंद कर दिया, सनलाइट पहुंचना बंद कर दिया। तो उन पौधों ने बोला, झील ये क्या हो रहा है सुंदरी, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे,
ये जो काई है इसने हमें ऊपर से पूरा ढक लिया है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पौधे जो इस झील को साफ रखने में मदद करते थे बिना फोटोसिंथेसिस के मरने लगे। धीरे धीरे ये काई थी, ये भी कोई अमर नहीं थी, इस काई ने भी धीरे धीरे मरना शुरू कर दिया। तो झील की समस्या बढ़ी। झील ने बोला कि यार काफी गंदगी हो गई, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इस ये जो काई है और ये जो अंदर के पौधे मर रहे हैं इनकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो झील ने कुछ बैक्टीरिया को बोला कि चलो इसकी सफाई करो। तो बैक्टीरिया ने इस मरी हुई काई को, झील के अंदर मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर को, उन पौधों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन बैक्टीरिया बोला यार मुझे पैसा लगता है, ये काम मैं फ्री में नहीं करता। तो झील ने पूछा तुम्हें क्या लगेगा? बैक्टीरिया ने बोला कि ये सब काम करने के लिए मैं काफी मात्रा में आपके झील के अंदर का ऑक्सीजन कंज्यूम करूंगा। किसने बोला ये बात? ये बैक्टीरिया ने बोली कि मैं साफ तो कर दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे ऑक्सीजन लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। पैसा मतलब उसके लिए ऑक्सीजन है। झील ने बोला भाई ठीक है सफाई करो, अंदर के सब लोग मर रहे हैं, सारे जीव मर रहे हैं। अब जैसे ऑक्सीजन लगेगा तो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने काफी मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल क्या कर दिया उस झील के अंदर, घटा दिया। ऑक्सीजन का लेवल घटने के बाद जो मछलियां अंदर तैर रही थी, मछलियां बोली सुंदरी ये तुमने क्या किया, तुमने किनको बुला लिया यहाँ पे? इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने झील के अंदर के ऑक्सीजन के लेवल को घटा दिया है। अब मैं सांस कैसे लूं, मैं जिंदा कैसे रहूं? सुंदरी बोली मैं क्या करूं, मैं खुद फंस गई हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मैं जो भी सही करना चाह रही हूं हर चीज का गलत ही होता जा रहा है। ओके, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल घटना शुरू हो गया झील के अंदर और मछलियों ने भी मरना शुरू कर दिया। और समय के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने लगी और झील के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला गया और पूरी झील अंततः किसमें कन्वर्ट हो गई, एक डेड जोन में कन्वर्ट हो गई, एक डेड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उस झील के पास अब कुछ बचा ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? कोई एक स्वच्छ जल परितंत्र अगर उसमें एक्सेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाए तो वो आपकी लाइकेन एल्गी की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। एल्गी उसकी टॉप लेयर को कवर करना शुरू कर देती है। अंदर के बहुत सारे जीव फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। फर्दर जब डेड ऑर्गेनिक मैटर उस झील के अंदर मृत पदार्थ बढ़ने लगता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है और बैक्टीरिया के बढ़ने से ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाता है और फाइनली वो एक लेक या वो एक तालाब का जो परितंत्र था अंततः मृत हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सुपोषण। बोलिए, बोलो, बात आई समझ में? जीवाणु सूक्ष्म जीव है, बहुत सारे बच्चा है ना, उस पर यूपीएससी नहीं आएगा। अब बताइए, ठीक है, इस पे बड़ा एक शानदार शेर याद आया मुझे। इस ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है फैज साहब का। अगर आप कहो तो मैं सुना दूं, बोलो। अगर आप कहो तो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर एक बेहतरीन शानदार शेर है, आपको याद रहेगा, ताउम्र याद रहेगा कि हाँ सर ने यूट्रोफिकेशन पढ़ाया था और उसके बाद फैज साहब का एक खूबसूरत शेर सर ने बोला था। बोलिए। ठीक है, बोलो, इरशाद 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 करो, बोलो इरशाद सर, इरशाद इरशाद बोलना पड़ता है शेर सुनने के लिए। हाँ ये हुई ना बात। में हम जहर पीते रहे, गीत गाते रहे, जान देते रहे जिंदगी के लिए, सात ए वसल की सर खुशी के लिए। कैसा लगा? तो कहना चाहता है कि सब ये झील ही तो थी, सब जगह बढ़िया था, सब कुछ था, हर दौर में हम, है ना, हर एक दौर में हम, हर जमाने में हम जहर पीते गए, गीत गाते गए, जान देते रहे जिंदगी के लिए, सात ए वसल की सर खुशी के लिए। सात ए वसल मतलब यहां इस झील को लग रहा था सुंदरी को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन वो ऐसा आएगा कि सब बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन सब बेहतरीन हो नहीं पाया। कैसा लगा आपको? ठीक है, चलो, चलिए अब शुरू करते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ बच्चा, है ना, थोड़ा मेरी पढ़ने की आदत है। वैसे तो मैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीचर हूँ, लेकिन कविताएं, किस्से, कहानियाँ, उपन्यास, शायरी, इन सबको पढ़ने का मेरा शौक है। और पढ़ते पढ़ते इस लेवल पे आ गए कि मुझे वो सारी शायरी जो दोस्ती पे लिखी के साथ को रिलेट कर देता हूँ। तो थोड़ा पूरा कंसेप्ट यही है, इसका होने का क्या क्या कारण है, उससे ये कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ये सारा काम हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चा। चलिए आओ अब शुरू करते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। सुपोषण से मतलब आप समझ गए ना, सुपोषण, ज्यादा मात्रा में उसका पोषण हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वैसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति इसमें जिसमें किसी जलीय पारितंत्र में प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन, कोमा, फॉस्फेट जैसे पदार्थों के प्रवेश से अत्यधिक मात्रा में पोषण होने लगता है तथा उस जलीय पारितंत्र की संरचना में
बदलाव आने लगता है। समझ में आ गए? दो तीन चीजें बताई बच्चा मैंने इसमें। ठीक है, पहली चीज क्या है? जलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं हम, ये जलीय पारितंत्र में है। होता कैसे है? प्राकृतिक तरीके से या मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो सकते हैं। जल के अंदर कुछ पोषक अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे, देखो बहुत सारे पोषक पोषक तत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा, एक तो हो गया आपका नाइट्रोजन, दूसरा हो गया आपका फॉस्फेट। ऐसे पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं और ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? पोषण शुरू होने लगता है और फाइनली उसकी संरचना में बदलाव आने लगता है। मतलब वो जो ओरिजिनल जैसा था, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम ओरिजिनल जैसा था, अब वो वैसा नहीं रहा। बताओ, आई बात समझ में? आ कहां से रहे हैं ये? प्राकृतिक तरीकों से भी आ रहे हैं और मानवीय क्रियाओं से भी। तो आया कहां से? आया कहां से? प्राकृतिक भी है और मानवीय भी है। प्राकृतिक तो आपको याद है ना बच्चा, बहुत सारे मैंने आपको चक्र बताए थे, याद है? चक्र बताए थे आपको, नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन चक्र बताया मैंने आपको फॉस्फोरस साइकिल बताया, याद है? फॉस्फोरस चक्र बताया, सल्फर चक्र के बारे में मैंने आपसे बात की थी, सल्फर चक्र आदि, इन सब की बात की थी ना मैंने आपसे। तो नेचुरली हमारी रॉक्स के अंदर, पृथ्वी की क्रस्ट में ये बहुत सारा मिनरल्स है। तो अपक्षय अपर्दन से बरसात के जल के साथ बहता हुआ ये किसमें पहुंच जाता है? उस तालाब में या झील में, उसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। बताओ, याद आया या नहीं आया? याद आया? बता दीजिए। कमेंट देखना चाहता हूं मैं आप लोगों के, क्या कमेंट आ रहे हैं। तो ये मानवीय कारक क्या है? मानवीय कारक भैया, मानवीय कारकों में क्या है? हम कृषि में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, बोला जाता है बहुत सारे पशुओं के अपशिष्ट, अगर पशुओं के अपशिष्ट अगर इसमें मिल जाए तब भी हो जाता है ये। आपका बहुत सारा सीवेज है, सीवेज मतलब आप डिस्चार्ज है, मतलब जो वेस्ट तरह का एक तरह का वाटर है, तो अशोधित, यानी कि अगर आपने बिना उसका ट्रीटमेंट किए सीवेज को, है ना, सीवेज जल को आपने डालना, अगर वो उस वाटर बॉडी में चला जाता है तो ये कार्य हो जाता है। तो प्राकृतिक तरीके से और मानवीय तरीके से। ये रासायनिक उर्वरकों के अंदर क्या है? जिन रासायनिक उर्वरकों के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फेट होता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। बताओ अभी ठीक रहेगा? क्या एसिड रेन इसका कारण हो सकती है? बात करते हैं। रेड टाइड क्या होता है, सब पे बात करेंगे बच्चा, थोड़ा तो टाइम दो टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, डोंट वरी। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चा? यूट्रोफिकेशन में क्या हुआ बच्चा? यूट्रोफिकेशन में स्टेप अगर हम देखें, अगर हम सुपोषण के स्टेप देखें, सुपोषण के अगर हम स्टेप देखें, कितने स्टेप में सुपोषण होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है बच्चा? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चा? पोषण से युक्त जल, पोषण से युक्त जल किसमें पहुंच जाता है बच्चा? किसी नदी में, झील में, ये किसी झील में पहुंच गया, किसी तालाब आदि में प्रवेश, पहला स्टेप है उसका। सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप टू में क्या होता है? जो आपका एल्गी है, शैवाल, सूक्ष्म जीव है बच्चा, सूक्ष्म जीव है, ओके, काई जैसे हो गया ये, कि समृद्धि दर, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है उसमें, ग्रोथ रेट का बढ़ना, ग्रोथ रेट का बढ़ना हो गया। स्टेप थर्ड में क्या हो गया? तो झील की सतह पर शैवाल की परत का बढ़ना, शैवाल की परत आ जाना, तथा सौर प्रकाश का प्रवेश बाधित हो जाएगा उसमें, प्रवेश बाधित। इस सौर्य प्रकाश के प्रवेश के बाधित होने से क्या होगा बच्चा? झील के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो गई, ओके, और उत्पादक पौधों की मृत्यु शुरू हो गई। ये वो उत्पादक प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसे थे झील के अंदर, कुछ ऐसे भी बच्चा प्लांट्स थे जो झील को स्वच्छ रखने में, झील के अंदर बाकी सारा फूड प्रोवाइड करने में, बहुत सारी मछलियां है या उनको जो पूरा फूड चेन डेवलप करने में उसका जी आधार निर्मित कर रहे थे। एट द सेम टाइम, सेम टाइम क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, कराने वाले पौधे। आई बात समझ में? स्टेप फोर क्या हो गया? स्टेप फोर के अंदर क्या हुआ बच्चा? अब क्या हो गया? मृत जैव पदार्थों के अपघटन के लिए बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, बैक्टीरियल समृद्धि। इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया, होना शुरू। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? अन्य जीवों की, अन्य जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जिसका परिणाम क्या हुआ? अन्य जीवों की मृत्यु शुरू, मृत्यु शुरू हो गई। फिर स्टेप 5 में क्या हुआ? स्टेप 5, जब बाकी सारी जीवों की मृत्यु होना शुरू हो गई तो क्या हुआ?
जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा और अधिक ऑक्सीजन का उपभोग और धीरे धीरे जलीय पारितंत्र की मृत्यु होना शुरू। ये 5 स्टेप बोले जाते हैं बच्चा, दीज आर 5 स्टेप। बताओ मुझे अब। सुपोषण के ये स्टेप्स है बच्चा, 4-5 स्टेप में जाके सुपोषण होता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो समझो उस पूरे झील पारितंत्र की या तालाब पारितंत्र की मृत्यु भी हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। वैसे ये प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन जो प्रोसेस नेचुरल रूप से होता है ना बच्चा, वो नेचर की लिमिट के अंदर होता है। नेचर को पता है कितना होना है कितना नहीं, फिर वो खुद से अपने आप को इंप्रूव भी कर लेता है। लेकिन जब इंसान जहां पहुंच जाता है, ज्यादा मात्रा में पोषण उसमें आना शुरू हो जाता है, तो ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हो जाएगा और फाइनली कुछ समय के बाद उसकी डेथ भी शुरू हो सकती है। ये प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है बच्चा, लेकिन इसके कुछ डायमेंशन मुख्य परीक्षा से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ फोटो दिखा देता हूं कि होता क्या है। ये कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने शहर में, कस्बे में, कोई ना कोई आपने जगह पे देखा होगा कि ऐसे ऐसे किसी तालाब के ऊपर, किसी झोड़ के ऊपर या किसी झील के ऊपर ऐसी ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर आ गई है। ओके, ये ग्रीन कलर की लेयर देखिए आपने, इसी को हम बोलते हैं बच्चा सुपोषण होना। दिस इज सुपोषण। देखा है आप में से किसी ने इसको? बताओ जरा, ये सब देखा है किसी ने अपनी लाइफ में? बताओ मुझे। आजू बाजू में किसी तालाब में, जोहड़ में आपने ये कहानी देखी होगी। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ऐसा कुछ देखा होगा, ये कुछ देखा होगा आपने। तो आपने देखा होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ये तो पता चल गया होगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन ये गड़बड़ किस वजह से हुई है, इस गड़बड़ का कारण समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, देखे है, देखे है, रोज देखते हो। मरुस्थलीकरण इज डिफरेंट बच्चा। मरुस्थलीकरण स्थलीय पारितंत्र, ठीक है, स्थलीय पारितंत्र पे होता है, ये जलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूं। इसके अंदर आपने कभी कभार देखी होगी, ऐसी कुछ मछलियां भी मरी हुई देखी होगी, है ना? देखा है बहुत सारी जिन्होंने देखा होगा, छोटी मछलियां, बहुत सारी छोटी मछलियां, कुछ बड़ी मछलियां भी मर गई। फाइनली क्यों मरी है? इनके मरने का रीजन क्या है? इनको ऑक्सीजन नहीं मिला भाई। इनको क्या नहीं मिला मेरे भाइयों? इनको ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गई ये सब छोटी बड़ी मछलियां। ऑक्सीजन नहीं था, मरना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई इनको क्या हो गई है? कम हो गई है, मरना शुरू कर दिया है। अब ये देखो, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे ग्रीन 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 लेयर आ जाती है। किसी शहर के किनारे अगर आपने कोई वाटर बॉडी देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आता कहां से है, ये प्रदूषक कहां से आते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चल, ठीक है, और तो समझा दीजिए, मैं सारा समझा देता हूं आपको। एक डायग्राम भी दिखा देता हूं बच्चा, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। ये लो, ये डायग्राम देखो बच्चा, इस डायग्राम को देखो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपका जो न्यूट्रिएंट है, जो आपके पोषक तत्व है, पोषक तत्व धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ने लगते हैं। आते कहां से है? वो बरसात के जल, बरसात हुई, खेतों का अंदर जो आपने फॉस्फेट, नाइट्रोजन डाला हुआ था, वो बरसात के जल के साथ घुल मिल गया, आजू बाजू से होता हुआ उस झोड़ में, उस तालाब में, उस झील में प्रवेश कर गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप, न्यूट्रिएंट लॉर्ड अप बोलते हैं उसको। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? बहुत सारे जो प्लांट्स थे उनको लगा, ये तो बढ़िया चीज है, ये पौष्टिक पानी पीने से तो काफी ताकत महसूस हो रही है, चलो हम ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? प्लांट फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये एल्गी है जो शैवाल है, धीरे धीरे ये अपनी लेयर बनाने लगती है ऊपर उस पे। ठीक है, इसने ढकना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में एल्गियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है बच्चा? ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। फोर्थ स्टेप में क्या होने लगता है? डिकम्पोजर्स जो है आपके अपघटक है, जो अपघटक मतलब जीवाणु, जो मृत पदार्थों को तोड़ते फोड़ते हैं, उनको समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब ये जीवाणु आते हैं, इन्होंने तो पहले ही बोला था, सुंदरी को इन्होंने क्या बोला था? सुंदरी झील को क्या बोला था? जीवाणु में हम तुम्हारे इसके अंदर जो मरे हुए जीव है उनको साफ तो कर देंगे, लेकिन अपने को ऑक्सीजन लगेगा, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लगेगा। सुंदरी बोली भाई ठीक है कर लो, लेकिन सुंदरी ये भूल गई, ऑक्सीजन तो पहले से ही कम है। क्यों? ऊपर वाले उस पर लेयर आ गई, नीचे वाले पौधों तक ऑक्सीजन, ये सनलाइट पहुंच नहीं रही, तो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। लेकिन सुंदरी क्या करती? सुंदरी को तो सफाई करानी थी, तो ये ऊपर से ये जो आ गए जीवाणु, इन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है, अगर किसी भी जल निकाय के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन लेवल बच्चा, ऑक्सीजन का लेवल अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए, मतलब 1 लीटर के अंदर अगर 8 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन हो जाए, तो समझो वो पारितंत्र, वो जलीय पारितंत्र प्रदूषित होना शुरू हो गया। ये एक मापक है बच्चा ऑक्सीजन लेवल का। मतलब आप उस वाटर बॉडी का पानी लो, उस वाटर बॉडी के पानी का सैंपल लो और उसमें देखो ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अगर वो ऑक्सीजन का लेवल 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम से कम है, तब ये समझ लेना कि वो झील या वो तालाब क्या हो चुका है बच्चा? उसके अंदर बच्चा वो प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका, संदूषित हो चुका, वो पीने के लायक नहीं बचा। तो कहते हैं जब इससे क्या हुआ, जीवाणुओं ने और ज्यादा मात्रा में उपभोग करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन का, फाइनली डेथ होना शुरू हो गई किसकी? उस इकोसिस्टम की, क्योंकि उस इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना शुरू हो गया। ये कहानी है बच्चा।
अरे जोहड़ कुछ नहीं होता, देसी भाषा में जिसको आप तालाब बोलते हो ना बच्चा, जिसको आप तालाब बोल रहे हो, जिसको आप पोंड बोल रहे हो, उसको हरियाणा में, है ना, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी को जोहड़ बोलते हैं भाई, जोहड़, जोहड़ बोलते हैं इसी को, कुछ नहीं है। और जो तालाब है वही जोहड़ है। ओके। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? ला 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 ला। किसी की जान चली गई और ये बोल रही है और इनको अभी तक नहीं पता चला। तो इस पे एक और शेर याद आ गया मुझे, मैं क्या करूं? किसी की जान चली गई है ना, अब क्या बोलूं, एक और शेर याद आ गया। शेर है, बला कशान ए मोहब्बत, बला कशान ए मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशान ए मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, जो मुझ पे गुजरी मत कहो उससे, जो हुआ सो हुआ। अब बताओ क्या कहे? इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी कहानी बता दी, और अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या हुआ? अब क्या बताया आपको? प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से नाइट्रोजन, फॉस्फेट या बाकी सारे पोषक तत्व चले जाते हैं उस झील में, उस तालाब में, उस जल निकाय में। ठीक है। हाँ, चलिए अब समझ में आया बच्चा ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण नेचुरल, और इसके होने का कारण मैन मेड। मैन मेड हुआ क्या? इस वाटर बॉडी के अंदर क्या आ गए? प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से क्या आ गए बच्चा? पोषक तत्वों की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ गई, आपूर्ति बढ़ गई, यह कारण हुआ। ठीक है। देखो भाई, मैं उच थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं उस बात के बचपन से ही खिलाफ हूं कि पढ़ाई को एक बोझ बना के पढ़ाया जाए। लोगों को लगता है पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, हाँ, फोकस्ड होने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है, लेकिन पढ़ाई को कोई, है ना, कोई बोझ नहीं बनाना। तो मैं बचपन से ही ये मेरा मानना था कि जब टीचिंग हो तो वो इतनी मौज मस्ती के साथ हो जाए कि वो हंसते हंसते सारी चीजें अपने को समझ में आ जाए और अपने को पता भी ना चले कि हमने कठिन से कठिन कंसेप्ट को आम भाषा में समझ लिया, आम उदाहरणों के जरिए समझ लिया, किसी किस्से, किसी कहानी के जरिए समझ लिया। बीच बीच में अगर आपके ऊपर प्रेशर लगा तो वहां हमने कुछ हंसी मजाक कर ली और आपको समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? आपको समझाना, और डरा के धमका के आपको भय में रख के यूपीएससी ये है, ज्योग्राफी ये है, एनवायरमेंट ये है, भोकाल है इन दोनों सब्जेक्ट का, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है ना तो ज्योग्राफी भोकाल है ना एनवायरमेंट भोकाल है। बस सलीके से और तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? सर ये बहते हुए पानी में होता है या ठहरे हुए पानी में? देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा इस बच्चे ने, इस बच्चे ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा। तो इसका बच्चा जो ज्यादातर, ये यूट्रोफिकेशन स्थिर पानी में ज्यादा होता है, क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा गतिशील है, समझो अगर पानी बहुत ज्यादा गतिशील है तो क्या होता रहेगा? कॉन्स्टेंटली वहां वाटर क्या होता रहेगा? पुराना वाटर आगे जाता रहेगा और वहां नए वाटर की सप्लाई होती रहेगी। जहां पे पानी स्थिर है वहां पे समस्या ज्यादा है। और सपोज करो कोई बरसाती नदी है, समझो आप इसको गंगा में देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेट्स सी, एक एग्जांपल और देता हूं बच्चा, मैं दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं गंगा रिवर, एक लेते हैं गंगा रिवर, और बात करते हैं ऋषिकेश की। ओके, एक मैंने ले ली शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर ली बच्चा, आप जानते हो उज्जैन शिप्रा रिवर के सहारे बसा हुआ है। आप दोनों रिवर में देखोगे, आप ऋषिकेश में जाके देखो, आप ऋषिकेश में गंगा में जाके देखो, यहां आपको नो यूट्रोफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जल, जल बहुत तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से प्रवाहित। लेकिन जैसे शिप्रा रिवर है, ये बरसाती नदी है, बरसाती नदी है बच्चा, तो जब बरसात आएगी तो बरसात में तो इसमें यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाटर की सप्लाई आ रही है, कांस्टेंट, शिप्रा चंबल की सहायक नदी। लेकिन जैसे ही आप इसमें गैर बरसात का मौसम होगा, गैर बरसात का मौसम, तब आप इसमें देखना, तब आपको यहां कुछ कुछ सुपोषण दिखने को मिल जाएगा, सुपोषण धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो रिवर्स भी सुपोषित हो सकती है, डिपेंड करेगा वो रिवर बरसाती है या वो बारहमासी रिवर है। तो ये वाटर बॉडीज पे ही अप्लाई होने वाला कंसेप्ट है बच्चा। पानी स्थिर होगा, कांस्टेंट सप्लाई होती जा रही है, कांस्टेंट वहां पे एल्गल शैवाल की वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है, जो वो हमने बोला ना शैवाल की जो वृद्धि होती है, शैवाल की जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? शैवाल वृद्धि को हमने क्या नाम दिया है बच्चा? यूट्रोफिकेशन में जो शैवाल की समृद्धि हो रही है उसको हमने टेक्निकल नाम दिया है शैवाल प्रस्फुटन, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम का नाम दिया है बच्चा, एल्गल ब्लूम। ठीक है, अब मुद्दा ये आया कि ये हमारी वाटर बॉडी है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाटर बॉडी थी बच्चा, ये कोई वाटर बॉडी है, इसके आजू बाजू में कोई शहर बसा हुआ है, ये कोई शहर बसा हुआ है बच्चा, ये शहर बसा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर है, ठीक है, लोगों के घर भी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लोग अपनी कार भी चला रहे हैं, है ना, ये कार भी चला रहे हैं बच्चा यहाँ पे, ठीक है, सड़कें बनी हुई है जिसपे कारें चल रही है। कोई एक ये वाटर बॉडी है, ये कोई ना कोई ये जल निकाय है बच्चा, वाटर बॉडी है, ठीक है, ये खेत वगैरह भी है यहाँ पे, बहुत सारे खेत भी है,
लोग बाग खेती भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज इसके बिल्कुल बाजू में लगी है, कुछ इंडस्ट्रीज इसके बिल्कुल बाजू में एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्री से सीधा इसमें क्या निकल रहा है, इस इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को हम सीधा इसमें डाल रहे हैं। कोई यहाँ पे इसके बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बाजू में ही इसके घर बने हुए हैं, बाजू में इसके घर बने हुए, इस घर से लोग बाग अपना सीधा वेस्ट इसी में डाल रहे हैं, घरों से वेस्ट सीधा डाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी है कि यहाँ से होता हुआ किसी नदी के द्वारा, किसी जल के द्वारा होता हुआ, पता नहीं 100 किलोमीटर की दूरी से, 50 किलोमीटर की दूरी से भी यहाँ पे आके कुछ गिर रहा है। आप समझो, हम कहते हैं जब ये यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन के होने के दो स्रोत होते हैं, इसके जो सोर्स होते हैं बच्चा, सोर्स जिनको आप क्या बोलते हो, स्रोत बोलते हो। दो स्रोत होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत, दूसरा है बच्चा गैर बिंदु स्रोत। अब इस टर्म को समझना बच्चा थोड़ा प्यार से, हाँ समझो बच्चा। पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। यहां पे देखो, यहां पे कोई उद्योग लगा हुआ था, इस उद्योग से सीधा इसका वेस्ट किस में जा रहा है, इस वाटर बॉडी में। इस वाटर बॉडी के नजदीक बहुत सारे घर बने हुए थे, इन घरों से सीधा उनका सीवरेज लाइन किस में आ रहा है, यहां पे। तो ये जो दोनों है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स है, प्रत्यक्ष स्रोत है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इस झील से बहुत सारे 50 किलोमीटर की दूरी पे है ना, कोई शहर है, कोई टाउन है। अब सपोज करो इन शहर की सड़कों पे कार चल रही है, ठीक है, ये कार इस शहर की सड़क पे चल रही है। अब कार से क्या हो रहा है बच्चा, बहुत सारा एमिशन भी निकल रहा है, सल्फर, इससे सल्फर भी निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रही है इससे। ओके, ये कार के टायर सड़क पे चल रहे हैं, टायर के घिसने से टायर के बहुत सारे कण भी आ गए इसमें। यहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का वेस्ट इसमें नहीं गिर रहा, लेकिन इंडस्ट्री का वेस्ट आजू बाजू में गिरता है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, घर है कोई, इनके आजू बाजू में ये अपना वेस्ट डाल दे रहे हैं। और कभी अगर बरसात का जल होगा, तो बरसात का जल होगा यहाँ से होता 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 फाइनली है ना, घूमता फिरता यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, इनको हमने बोला नॉन पॉइंट सोर्स है, ये नॉन पॉइंट सोर्स, सीधे नहीं आ रहे। और जरूरी नहीं कि ये सारा सिर्फ इसी वाटर बॉडी में जा रहा है, इधर ये सारा जो वेस्ट है, ये जितना पोल्यूटेंट है, किसी दूसरी वाटर बॉडी में भी जा सकता है। हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस शहर से आया। जैसे हमने बोला कि ये इस इंडस्ट्री से आया, अब यहां से जो कारों का जो सल्फर गया, नाइट्रोजन गया, टायरों के जो कण गए, किस कार के थे, आपकी कार थी, मेरे कार थी, पंजाब नंबर की कार थी, हरियाणा नंबर की कार थी, अपने को नहीं पता। इससे काफी दूर जो घर था, किसका घर था, शर्मा जी का घर था, वर्मा जी का घर था, चौधरी साहब का घर था, है ना, अहमद साहब का घर था, किसका था, किसके घर से आया, वी डोंट नो। यहां हमें साफ पता है कि भैया ये घर किसका था, ये चिंकू का घर है, चिंकू के घर से आता है सीधा। ये किसकी है, ये महेंद्र की फैक्ट्री है, ये महेंद्र की फैक्ट्री है, महेंद्र की फैक्ट्री अपना वेस्ट सीधा इसमें डाल रही है। तो ये सब क्या है, पॉइंट सोर्स है, और जिसका हमें नहीं पता कि कहां से आ रहा है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स। बताओ, बताओ बच्चा, पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स को समझ गए या नहीं समझे, बताइए मुझे। एक बच्चा बोल रहा है, सर काश सर आप हमें पहले मिले होते, बहुत अफसोस है हमें किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया। अब तो मिल गया ना बच्चा, अब तो मिल गया, अब काहे घबरा रहे हो, जो बीत गया है ना, गुजरे दौर की बातें नहीं करेंगे, आने वाला कल हमारा है, सब पे बात करेंगे। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, तो इसको क्या लिखेंगे, यह वह प्रदूषण है, वह प्रदूषण है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या पारितंत्र को दूषित करता है तथा इसको पहचानना आसान है। दूसरा क्या हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, गैर बिंदु स्रोत क्या है, गैर बिंदु स्रोत क्या है बच्चा, गैर बिंदु स्रोत क्या है, यह वह प्रदूषण है जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या पारितंत्र को दूषित करता है तथा इसको पहचानना मुश्किल है। अब याद रह जाएगा, बोलो अब आ जाएगा, बोलिए। बताओ मुझे, ये बात समझ में आई आप लोगों को, यहां तक की बात समझ में आई। पीपीटी तो मिलेगा बच्चा, पीपीटी हर क्लास का है, डोंट वरी, ये रहा सब पीपीटी है आपके पास, देखो यहाँ देखो, सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, सब लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। अभी अंडरस्टैंडिंग पे जोर दो, है ना। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट में, मतलब अभी जो आप लिख रहे हो सब कुछ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, डिटेल वाला आपको पीपीटी मिलेगा, उससे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बड़ा दिव्य प्रश्न है, दिव्य प्रश्न मतलब आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ पे,
कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में से किसे रेगुलेट करना आसान है? जवाब दो मुझे। किसको रेगुलेट करना आसान है बच्चा, बताना। ठीक है, याद रहेगा क्यों? क्योंकि सरकार आराम से नीतियां बना सकती है, भैया यहां यहां से होता है, यहां यहां से इन इंडस्ट्रीज को बैन करो, यहां पे लोगों को, घरों को, जो लोगों के घर बने हुए हैं जो अपना वेस्ट डाल रहे हैं उनको वहां पे पेनल्टी लगाओ, या उनको अपना वेस्ट का निपटान करने के लिए कोई दूसरे ऑप्शन दो। तो पॉइंट सोर्स को रेगुलेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। प्रॉब्लम क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स ये काफी बड़ी समस्या है बच्चा, अपने को नहीं पता कहां से आ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब मैं कहूँ सुपोषण के प्रभाव की बात करते हैं। सुपोषण के प्रभाव, सुपोषण के क्या प्रभाव है? इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। पहला प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव है पारितंत्र में परिवर्तन, चेंज इन इकोसिस्टम। वो जो भी पारितंत्र है, वो जो भी जलीय पारितंत्र है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ बताओ बच्चा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? पहली बात बताओ। वहां पे आप एक चीज बताओ, वहां पर शैवाल प्रस्फुटन हुआ है, शैवाल प्रस्फुटन हुआ है, ठीक है, बहुत सारी काई आ गई, बहुत सारी काई आ गई वहां पे। तो इससे क्या होगा? जल की गहराई, जल की गहराई कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा बच्चा कम होना शुरू? वो बहुत सारी काई आ रही है, वो काई अमर तो है नहीं, समय के साथ साथ वो मरना शुरू होगी, मरना शुरू होगी तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे काफी मात्रा में झील की, उस तालाब की तली में बैठना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो पहले ज्यादा डेप्थ थी, इतनी डेप्थ थी, अब नीचे इतने सारे में क्या होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता जा रहा है, तो झील की गहराई कम हो गई, पहला। दूसरा, वो जलीय पारितंत्र जो पहले एक एक्वेटिक इकोसिस्टम था, धीरे धीरे दलदली क्षेत्र में बदलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे दलदली क्षेत्र में बदलना शुरू। जबकि उसकी ओरिजिनल क्या थी? ओरिजिनल पहचान क्या थी? ओरिजिनल पहचान थी क्या? वो जलीय पारितंत्र था। उस एक्वेटिक इकोसिस्टम का पूरा कैरेक्टर ही चेंज होना शुरू हो गया। तो पहले जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सुनो, पहले प्रजातियां कौन सी थी? इसमें जीवित रहने वाली प्रजातियां थी, इसमें जीवित रहने वाली प्रजाति मिलती थी। अब किसमें होगी? अब वो प्रजातियां मिलेगी जो इसमें, अब दलदली क्षेत्र में जीवित रहने वाली प्रजातियां मिलेगी, प्रजातियां मिलेगी। होने क्या कैरेक्टर? पहले जो इसमें मिलती थी, मछली थी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जलीय जीव थे, वो मिल रहे थे, अब वो नहीं है, बत्तख मिल रही थी, अब कुछ और मिलना शुरू हो जाएगा जो इसमें जिंदा रह सकता है। तो उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। तो हमने क्या बोला? पारितंत्र ही चेंज होना शुरू हो गया। बोलो। हाँ, तो जलीय पारितंत्र से धीरे धीरे स्थलीय पारितंत्र या इकोटोन जैसा बनना शुरू हो गया बच्चा, इकोटोन जैसा। सेकंड हम क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जैव विविधता का ह्रास होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब क्या है बच्चा? अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे थे, अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे थे, लेकिन अब होना क्या शुरू हो गया? अब इसमें क्या होना शुरू हुआ? नंबर वन, पहला पॉइंट, इसका भी लिख लेना है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब उसमें क्या हुआ बच्चा? शैवाल प्रस्फुटन हो गया, शैवाल प्रस्फुटन हुआ, हमने देखा था, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल ब्लूम हुआ था वहां पे, बहुत सारे शैवाल की वृद्धि हो गई थी। शैवाल प्रस्फुटन होने से क्या हो गया था बच्चा? इसका होने का परिणाम क्या था? रिजल्ट क्या था? प्रकाश संश्लेषण बाधित हो गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित। अब इस प्रकाश संश्लेषण के बाधित होने से क्या हुआ था? ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा। अब इस ऑक्सीजन के लेवल के कम होने का क्या असर आया? इसका असर क्या आया? इसका असर ये आया, जीवों की मृत्यु। बहुत सारी मछली और बहुत सारी प्रजातियां थी जो जलीय निकाय में रहती थी, उन्होंने मरना शुरू कर दिया बच्चा। देख रहे हो? समझ रहे हो विनोद? हाँ, समझ रहे हो? बताओ। का आक्रमण, अब एक चीज बताओ बच्चा, जो जल में रहने वाले जीव थे वो तो नहीं है,
जो उस दलदली क्षेत्र में या उस स्थलीय क्षेत्र में रह सकते हैं वैसे कुछ जीव आएंगे। और वो भी कैसे, सुन लो बच्चा। अब ये जल से दलदली क्षेत्र में बदला है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी समस्या क्या है, ये हेल्दी इकोसिस्टम नहीं बन रहा बच्चा। देखो ये हेल्दी थोड़ी ना बन रहा है, ऑक्सीजन का लेवल तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि ऐसी जगह पर कौन जीवित रहेगा, ऐसी आक्रामक प्रजातियां जो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन कर सकती है। तो ऐसे जलीय जीव, ऐसी जलीय वनस्पति या ऐसे जलीय जीव जंतु आएंगे जो इन कठोर दशाओं में भी अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नई प्रजातियों का आक्रमण, पहला नई प्रजातियों का प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, सर इकोटोन में मोर डेंसिटी होती है, दिस इज नॉट हेल्दी। ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है बच्चा, ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता जा रहा है, अभी ट्रांजिशन में है वो, अभी ट्रांजिशन में है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया बच्चा, प्रजातियों के संगठन में रूपांतरण आ गया, प्रजातियों के संगठन में रूपांतरण। ये एक हेल्दी इकोटोन के रूप में डेवलप नहीं हो रहा, समझो। ऑक्सीजन का लेवल दिन बाय दिन घटता जा रहा है, हेल्दी साइन नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या होगा यहां पे विषाक्तता का बढ़ना, विषाक्तता, टॉक्सिटी, टॉक्सिसिटी का बढ़ना। कहते ऐसा होने से उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं बच्चा। क्या आ जाते हैं बच्चा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले विषाक्त पदार्थ बढ़ने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब उसको खाया तो दिमागी केमिकल, कहते हैं केमिकल लोचा हो गया, मुन्ना भाई में नहीं बोलते। तो अगर आपने इस पारितंत्र की मरी हुई मछलियां खा ली, सपोज करो यूट्रोफिकेशन हो चुका था काफी मात्रा में, और उस यूट्रोफिकेशन के चलते आप उस झील की पकड़ी हुई या उस तालाब की पकड़ी हुई मछली पकड़ के लेके आते हो, उस तालाब में कुछ तो अभी जिंदा है, आप मछली पकड़ के लेके आ गए, या कोई और जीव था, ठीक है, उसको आप पकड़ के लेके आए, है ना, नेक्टन हो, बेंथोस हो, कुछ भी हो, पकड़ के लेके आए, उसको बनाया, अच्छे से साफ वाफ किया, जो भी आपको बनाना था बना के खाना शुरू किया। खाने के बाद लगेगा आज कुछ दिमाग घूम सा रहा है, तो दिमाग ने भेजे ने काम करना बंद कर दिया है, शरीर सुन सा पड़ गया है ना। तो बोलेंगे यार होना क्या हुआ, क्या होना शुरू हो गया, तो वहां पे क्या होना शुरू हो गया बच्चा, कुछ न्यूरोटॉक्सिन एंट्री कर गए थे उस इकोसिस्टम के अंदर। अब विषाक्त पदार्थ क्योंकि इस इकोसिस्टम का कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो गया, दूषित पदार्थ आ गए वहां पे, तो टॉक्सिसिटी आ गई बच्चा, टॉक्सिसिटी आ गई। उसके साथ क्या होगा बच्चा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या समस्या हो सकती है बोलो, और क्या, नौवहन बाधित हो जाएगा बच्चा, नौवहन बाधित हो जाएगा। अगर आप कोई नाव वगैरह कोई और छोटे मोटे शिप चला रहे हो, तो इतना सारा एल्गल ब्लूम क्या करेगा, नेविगेशन को बाधित कर देगा वहां पे। उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे जल की पारदर्शिता में कमी होगी, जल की पारदर्शिता में कमी, लेस ट्रांसपेरेंट वाटर हो जाएगा वहां पे। और क्या हो सकता है, सोचो, आप ही सोचना शुरू करो भाई। यहाँ पे लोग टूरिज्म करने के लिए आएंगे क्या, टूरिज्म करने के लिए आएंगे क्या, जल निकाय के सौंदर्यात्मक मूल्य का क्षरण होगा। कहानी सुनाई थी ना मैंने, बहुत सारे लोग आते थे घूमने के लिए सुंदरी झील के पास, पिकनिक बना के जाते थे, तो पर्यटन का क्या होगा, क्षरण होगा, नुकसान होगा, टूरिज्म नहीं होगा वहां पे, पर्यटन में वहां पे कमी आ जाएगी वहां पे। बोलो आप जाना पसंद करोगे क्या, कोई आपको बोले चलो घुमा के लाता हूं, और घुमा के लेके, सुन लो, किसने बोला चलो यार आज मैं तुम्हें पिकनिक पे लेके जाता हूं, और आपने बोला कहां लेके जाओ, अरे चलो तो सही दिखाता हूं आपको, शानदार जगह दिखाता हूं, और पिकनिक के नाम पे आपको यहां ले आए, आप उसको क्या दोगे बोलो। अगर कोई बंदा आपको बोले चलो पिकनिक करा के लाता हूं, ठीक है, पिकनिक करा के लाता हूं, वो पिकनिक के नाम पे आपको ऐसी जगह लेके आ जाए, फिर क्या करोगे आप, उसका उसका क्या इलाज होगा, बोलिए बताओ। नहीं जाओगे ना आप वहां पे, ऑब्वियसली सी बात है, आप नहीं जाना पसंद करोगे। फिर ये सारे तो नुकसान हो गए बच्चा। अब कहेंगे सर जी समस्या तो बहुत बता दी, इलाज भी है क्या कुछ, इलाज की बात करते हैं अभी, है ना। इसका क्या इलाज हो सकता है बच्चों, इलाज बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या नजर आ रहा है आपको, क्या करना चाहिए अपने को, बताओ। सब पता है आपके दिमाग में, सब है, एक एक करके निकालना शुरू करो। पहला क्या सॉल्यूशन है, आप बोलोगे लोगों को जागरूक करो। अभी तक तो हम सोच रहे थे हमारे गांव में जो तालाब है या कोई झील है वो हरे रंग की हो रही है, हमें तो लग रहा था जैसे अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जागरूकता का, है ना, शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, सरकारी नीति लेके आएंगे, और साफ सफाई में पैसा भी लगेगा, राजकोषीय प्रोत्साहन भी देंगे। तीसरा क्या करेंगे हम, इसको वैज्ञानिक तरीके से इसको रिस्टोर करेंगे वैज्ञानिक तरीके से जल लिए पारितंत्र की पुनर्स्थापना,
जो भी जिस भी तरीके से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं रेगुलर लगाएंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे बताओ बच्चा, भविष्य में अगर ऐसा ना हो और कोई भी वाटर बॉडी भविष्य में इस तरह की सुपोषण की समस्या से पीड़ित ना हो, समय समय पर हमें समय समय पर नाइट्रोजन व फॉस्फेट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फॉस्फेट की टेस्टिंग करना पड़ेगा ना बच्चा। समय समय पर सैंपल लो और सैंपल देखो कि क्या उसका लेवल बढ़ रहा है। ओके, और क्या कर सकते हो आप, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सीधे डाल रहे हो, औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन करके, शोधन मतलब ट्रीटमेंट करके, भाई आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको डालना ही पड़ेगा उस वाटर बॉडी के अंदर। तो डालो तो इस तरीके से डालो कि उसके अंदर का जितना भी हार्मफुल वेस्ट है उसको बाहर निकाल के आप डाल सकते हो। तो शोधन करके, उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर हमने वो नाइट्रोजन फॉस्फेट इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे, हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है? हाँ, और बताओ क्या हो सकता है बच्चा? जैविक कृषि को बढ़ावा, या हम कह सकते हैं उर्वरकों की दक्षता को बढ़ावा। उर्वरकों की दक्षता को बढ़ावा। उर्वरक की दक्षता कैसे है मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, नीम कोटेड यूरिया, पढ़ा है क्या आपने? नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का कंसेप्ट आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, शायद पढ़ा होगा आपने, किसी स्कीम में पढ़ा होगा। नीम कोटेड यूरिया क्या कहता है? जो हम खेतों में यूरिया डाल रहे हैं ना, उस पे नीम, नीम समझ गए, नीम का पेड़, उसका उस नीम का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी कोटिंग कर दो, है ना, उसका लेप चढ़ा दो, नीम लेपित यूरिया बोलते हैं। तो जब आप उसको खेतों में डालोगे ना, तो वो क्या होगा, नीम धीरे 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 उस नाइट्रोजन को या यूरिया जो आपने डाला है वो धीरे धीरे मिट्टी में जाके मिलेगा। एकदम से ऐसे नहीं जैसे आपने यूरिया का पाउडर डाल दिया या छिड़काव कर दिया, वो तो क्या है, सीधा बरसात का जल आएगा, सीधा घुला और सीधा किसी तालाब में और झील में चला जाएगा। नीम कोटेड यूरिया होने से वो धीरे धीरे मृदा को प्राप्त होना शुरू होता है, धीरे धीरे फसलों को प्राप्त होना शुरू होता है। तो उससे क्या बढ़ गई, उस उर्वरक की क्या बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, नुकसान नुकसान कम कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ा है, वेल डन, दैट्स ग्रेट। तू नहीं देख सकता है, क्या बोलना चाह रहे हो बच्चा? सुमन कुमारी क्या बोल रहे हो? सर जी ग्रहण में को प्रेगनेंसी क्या होता है भाई, मैं क्यों नहीं देख सकते? पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो भाई। प्रेगनेंसी तो मैंने शब्द जिंदगी में पहली बार सुना। अब एक और कंसेप्ट है हमारा, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, हानिकारक, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, व्हाट इज दिस? ठीक है सर जी, सर जी ग्रहण में प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। हाँ, मतलब उस टाइम पे बच्चा उस पोजीशन में कुछ ऐसा रेडिएशन आता है जो आपके वुम्ब के अंदर, जब बच्चा होता है, गर्भ के अंदर होता है, कुछ वो ऐसा रेडिएशन होता है, वो हार्मफुल माना जाता है ना, किसी भी भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान वो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मना किया जाता है। हाँ हाँ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसे रेडिएशन आते हैं दैट इज नॉट गुड, समझे? अब अब बात कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम। हम बार बार क्या शब्द यूज किया था बच्चा? हमने बार बार शैवाल प्रस्फुटन शब्द यूज किया था, शैवाल प्रस्फुटन शब्द यूज किया था। देखो शैवाल प्रस्फुटन को हमने क्या बोला था? एल्गल ब्लूम बोला था, एल्गल ब्लूम। तो इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट जो है, पर्यावरणविद और पारिस्थितिकीविद और बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना भी शैवाल प्रस्फुटन होता है, सारा शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक नहीं होता। क्या लिखते हैं पहला? सभी शैवाल प्रस्फुटन, सभी शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक नहीं होते, हानिकारक नहीं होते। लेकिन, लेकिन कुछ शैवाल प्रस्फुटन विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, विषाक्त पदार्थों को या प्रदूषकों को उत्पन्न करते हैं। मतलब कई बार इस तरीके से एल्गल ब्लूम हो जाता है कि वो हानिकारक हो जाता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, प्रदूषकों को मुक्त करते हैं, जो पारितंत्र तथा उसके आसपास के पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है बच्चा, पर्यावरण के लिए हानिकारक, उसको हम बोलते हैं हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। बोलिए, ये बात आई समझ में? अब ये कहते हैं एंड ब्राउन टाइड, एक कंसेप्ट और है बच्चा, ये किसके बारे में है? ये एल्गल ब्लूम के बारे में है, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम के बारे में एक टर्म यूज किया जाता है, रेड टाइड, टाइड या ब्राउन टाइड। ये रेड टाइड या ब्राउन टाइड क्या कहते हैं कि जो एल्गीज होती है बच्चा, शैवाल प्रस्फुटन के दौरान, शैवाल प्रस्फुटन के दौरान जल निकाय का
का रंग शैवाल के कारण, अलग अलग टाइप के बच्चा, बहुत तरह के शैवाल होते हैं। तो शैवाल जो होते हैं, एल्गीज होती है, कुछ एल्गीज के रंग ऐसे होते हैं, रेड कलर की, ब्राउन कलर की। तो शैवाल प्रस्फुटन के दौरान जल निकाय का रंग शैवाल की वृद्धि के कारण लाल रंग का, लाल, रेड या भूरे रंग का, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन रंग का हो जाता है, जिसे रेड टाइड या ब्राउन टाइड के नाम से जाना जाता है। ब्राउन टाइड के नाम से जाना जाता है। दिस इज रेड टाइड एंड ब्राउन टाइड। देखना चाहोगे आप इसको? मैं आपको दिखाता हूं रेड टाइड ब्राउन टाइड दिखता कैसा है। ये देखो बच्चा, दिस इज, देख रहे हो? तो इस वाटर बॉडी में क्या हो गया बच्चा, इस वाटर बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जो एल्गीज आ गई, और वो एल्गीज की वजह से इसका रंग कैसा नजर आ रहा है आपको, रेड कलर का। कई बार आपने सुना होगा ना, समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के किनारे का रंग बिल्कुल चमकीला हो गया है ना, किसी झील के किनारे, किसी झील का रंग पिंक हो गया है ना, गुलाबी रंग हो गया उसका, पता नहीं क्या कौन गुलाबी रॉ अफ़ज़ा की बोतल डाल के चले गए रात कुछ लोग, है ना, किसी ने रॉ अफ़ज़ा की बोतल नहीं डाली है उसके अंदर। तो वहां पे क्या है बच्चा, वो एल्गल ब्लूम है ना, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के एल्गीज है। तो वहां पे उन एल्गीज की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसका रंग ऐसा हुआ है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? वाओ, कितने तोपों की सलामी दूं आपको, पूरी कहानी समाप्त होने वाली है, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है। कौन सी दात दो तुम्हें, बताओ? सारी कहानी खत्म होने वाली है बच्चा, आप बोल रहे हो शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है? बोलो। बच्चा क्लास में पूरी को देखा करो, है ना? नहीं, इस पे मैं शायरी नहीं बोलूंगा, मैं इस पे शायरी नहीं बोलूँ, शायरी बोलता बोलता बोल दूं शायरी। एक शायरी इस पे भी याद आ गई, बताओ मैं क्या करूं, है ना? हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब होता जा रहा है, अंग्रेजी मीडियम के रिजल्ट अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा 4 हाथ लेके आया हो, 10 सर हो, दशानन बन के आया हो, ऐसा तो है नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा दशानन तो नहीं है, उसके भी 4 हाथ नहीं है, उसके भी वही 2 हाथ 2 पैर, उसी आपके जैसा एक खोपड़ी एक दिमाग। तो अब जो आपका ये दायित्व है ना, दायित्व ये है कि ढंग से पढ़ो, और ढंग से पढ़ के फिर बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, वरना तो क्या होगा, नाम गुम जाएगा। तो इसी सिचुएशन पे एक शेर याद आया मुझे, राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी साहब कहते हैं, जुगनुओं जुगनुओं तुम्हें नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुम्हें नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरे की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं तुम्हें नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, इससे पहले कि हमारा नाम लिस्ट से बाहर। फोकस्ड भैया, तुम वैसे ही 1000 में से 60-70 आते हैं, कम ही बचे। जुगनू जानते हो ना, जुगनू रात के टाइम पे आपने देखा होगा गांव में खेतों में, है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे से उड़ने वाले कीट होते हैं, उनके अंदर रंग बिरंगी रोशनी आती है, उनको जुगनू बोलते हैं। तो अब उन उन जुगनुओं को ही क्या बनना होगा, चांद बनना पड़ेगा। चले, तो वहां एल्गीज की ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये कहते हैं, अब बहुत सारे बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछा, है ना, एक दो चित्र और दिखा देता हूं बच्चा, देखो ये कुछ मैंने बताया था ना, वहां पे कुछ आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश हो जाता है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो उन कठोर दशाओं में जीवित रह सकती है, पारितंत्र में जो कठोर दशाएं है, उस पारितंत्र की उसमें भी सर्वाइव कर सकती है। जैसे कुछ ऐसी मछलियां है जो उस खराब पारितंत्र में भी जीवित रह सकती है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो उस खराब पारितंत्र में भी जीवित रह सकते हैं। तो वो पौधे भी हो सकते हैं, है ना, वो जंतु भी हो सकते हैं। ये वहां पे जाके क्या कर लेते हैं, अच्छे से अनुकूलन कर लेते हैं। हाँ, अब ये बच्चे ने पूछा, सर क्या टाइड हार्मफुल होते हैं? मैंने क्या बोला, कोई टाइड कब हार्मफुल होगा बच्चा, बताओ? कोई भी टाइड कब हार्मफुल होगा? अगर उसने वहां पे टॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, तब तो हार्मफुल है ना, और अगर टॉक्सिन्स को रिलीज करना नहीं शुरू किया अभी, तब वो हार्मफुल नहीं है। ओके, कई बार आपने देखा किसी झील का कलर पिंक हो गया, इसका मतलब वो नहीं कि वो झील पूरी प्रदूषित हो गई। अब हमें देखना होगा क्या उस तरह के एल्गल ब्लूम से वहां की प्रॉपर्टी चेंज हुई है क्या, कुछ टॉक्सिन्स उसमें आए हैं क्या, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम तय करेंगे कि हाँ, सभी शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक नहीं होते। ठीक है, बोलिए। अब एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, HAB बोलते हैं हानिकारक, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, जलीय जीवों एवं मनुष्य के लिए हानिकारक है? अब इस प्रश्न की जांच पड़ताल करेंगे, क्या अगर ऐसा हो जाए, क्या जलीय जीवों के लिए और इंसान के लिए खतरनाक है या नहीं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे बच्चा, जैव संचयन और जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, जब मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल वाला टॉपिक पढ़ाया था, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, याद आया क्या?
पहले एल्गीज के अंदर आएगा, अल्प मात्रा में आएगा पोल्यूटेंट, उसके ऊपर के कीट में ज्यादा मात्रा में, छोटी मछली में और ज्यादा, बड़ी मछली में और ज्यादा, और बड़ी मछली में और ज्यादा, और जो सबसे ऊपर होगा फूड चेन के उसके अंदर सबसे ज्यादा। तो हाँ, ये क्या होगा, हार्मफुल एल्गल ब्लूम में क्या होता है ना, प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक की अगर हम बात करें, यहां से लेके यहां तक, ये प्रोड्यूसर है, ये आपके टॉप कंज्यूमर है। तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, उसकी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ती जाएगी। क्या कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें, दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ये लो बताओ। कोई आपकी वो वाटर बॉडी थी, है ना, ये कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम था, एक्वेटिक इकोसिस्टम था, कोई जलीय पारितंत्र था। अब यहाँ पे क्या हो गया, हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो गया बच्चा इसमें, है ना, ये बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे जब यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, तो इसके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में भी, इसके आजू बाजू के पर्यावरण में भी वो दूषित पदार्थ यहाँ पे फैल जाएंगे। आजू बाजू की हवा में भी है, पानी के साथ साथ हवा में भी है बच्चा। और अगर आप सुबह सुबह सोचो कि हाँ चलो भाई सुबह प्राणायाम करके आते हैं, कोई बात नहीं, वो हरा हरा उसी में तो हो रहा है। हम तो पास में एक बेंच बनी हुई है, इस बेंच पे सुबह सुबह बैठेंगे हम, सुबह सुबह इस बेंच पे बैठेंगे आराम से, आलती पालती मार के, है ना, आलती पालती मार के याद करेंगे, है ना, कपाल भाती कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, अनुलोम विलोम करेंगे, कपाल भाती करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अरे हूं मत कर भाई, ये सब अंदर जा रहा है। तो क्या होगा, इस प्रदूषित हवा में जो व्यक्ति सांस लेगा वो चपेट में आ जाएगा। भाग यहां से। ठीक है, और तूने चार गहरी सांसें ली तो पांचवी सांस में ऊपर चला जाएगा, और तेरी सांस में फिर सांस नहीं बचेगी। अब बड़ा प्रश्न आता है, अब बड़ा प्रश्न क्या आता है, क्या सी फूड खाना चाहिए, क्या सी फूड खाना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा ना, अरे सर जी अब ये बताओ मछली वगैरह खानी है या नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आओ, इतनी देर से दिमाग में यही चल रहा है कि वो आज जो सुबह पकड़ के मछली लाए है, उसको तल के उसका करी बना के खाना है या नहीं खाना है। बोलो, असली मुद्दे की बात पे आओ सर, वो उधर तैयार बैठी है टोकरी के अंदर, उसमें लगाया हुआ है हमने, मैरिनेट करके रखी हुई है वो हमने। ठीक है, तो इसका प्रश्न जवाब क्या है, आपको देखना होगा, आपको पता करना होगा होगा कि जल निकाय में हार्मफुल एल्गल ब्लूम हुआ है या नहीं। अगर हार्मफुल एल्गल ब्लूम हुआ है, डोंट ईट, डोंट ईट। और अगर नहीं हुआ, यू कैन ईट। आई बात समझ में। HAB का एल्गल, और बी का मतलब है ब्लूम, और हिंदी में कहते हैं हानिकारक। एल्गल का मतलब है शैवाल, और ब्लूम का मतलब है प्रस्फुटन। तो भाई और बहनों, ये होता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ठीक है, अब सर जी एक चीज और बता दो, एक बात और पूछनी है, क्या ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम एंड क्लाइमेट चेंज में कोई लेना देना है क्या। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या इन दोनों में, जलवायु परिवर्तन और इसमें क्या लेना देना है भैया, क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। तो इसका लेना देना ये है बच्चा, ऐसा बोला जाता है कि जो एल्गल ब्लूम होता है, जो एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम के अंदर इसमें कहते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तेजी से होता है, तो तेजी से होता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, देखो, तो टेम्परेचर राइज से क्या होगा, टेम्परेचर राइज से क्या होगा, है ना, जल निकाय तेजी से शैवाल प्रस्फुटन होगा। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा मुझसे, कि जो जलीय जीवों की है ना, जलीय जीवों की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज कम होती है। वैसे भी, है ना, वैसे भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस इकोसिस्टम की डेथ वैसे भी हो सकती है। सर मेरे अकॉर्डिंग फिश खाना चाहिए नहीं, मेरे कहने से क्या होता है, मेरे कहने से क्या होगा, जिसकी जैसी मान्यता। अगर आप बचपन से ही खाते आए हो और आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन में गेहूं नहीं है, राइस है और सी फूड है, तो डेफिनेटली खाओ भाई। भाई आपके इधर वेजिटेबल्स नहीं हो रही, आपके इधर फूड ग्रेन उतना नहीं होता, राइस है या सी फूड है, देन यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, खाना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। बट इफ यू थिंक आपके पास वेजिटेबल के भी ऑप्शन है, वेज का और नॉन वेज का बहुत का ऑप्शन है, और अगर हम ये कहें जिस हिसाब से पोल्यूटेंट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेरियन होना एक ज्यादा सेफ चॉइस है। समझ में आया।
ये मेरा जवाब है। अब बताइए, आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरी इतनी जरूरत कैसे हो सकता है? मैं भला आपके मैसेज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? करो मैसेज, मैं सबके जवाब दूंगा। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नाम दिख रहे हैं, मैसेज दिख रहे हैं। इकोसिस्टम के अंदर टॉक्सिन्स उसमें भी है, लेकिन बायो एक्यूमुलेशन अगर आप देखोगे और बायो भावनाएं बढ़ जाएगी। और बहुत सारे लोग, वो एक मूवी आती है ना, उस मूवी में बोलते भैया तुम कौन हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? तो उस मूवी में शायद रणदीप हुड्डा है या कौन है, उसका फेमस डायलॉग, भाई हमें मौकाटेरियन, मौकाटेरियन साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, कर सकते हो, अच्छा फिर है ना। सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गॉड ब्लेस यू। लेक्चर यूट्यूब पर आप देख लेना, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सारा पीडीएफ है आपके पास, सारा का सारा पीडीएफ है। क्या सी फूड खाने के लिए है ना, इसी फूड की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं ना, सी फूड आएगा, SEA आएगा बच्चा, है ना। क्या सी फूड भोजन के रूप में सुरक्षित है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, सब मिल जाएगा बच्चा, है ना। सब बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, आराम से